सो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड जय हिंद टू एवरीवन। तो मैं दुर्गेश शाही आपका मुख्यमंत्री अभ्युदय पोर्टल योजना पर हार्दिक स्वागत करता हूं और हम अपनी पॉलिटी की क्लास को आज आगे बढ़ाते हैं। आज हम पॉलिटी के अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक बड़े महत्वपूर्ण खंड भारतीय न्यायपालिका इंडियन जुडिशरी सिस्टम पर चर्चा करेंगे। ठीक, भारतीय न्यायपालिका इंडियन जुडिशरी सिस्टम पर चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत जो है हम समझेंगे कि किस प्रकार की उसकी संरचना है, किस प्रकार का उसका वर्क स्ट्रक्चर है, कितनी प्रकार की हमारी कोर्ट्स हैं। इन सब को हम जो है विस्तृत रूप में इसका अध्ययन करेंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं अपने इंडियन जुडिशरी सिस्टम की। देखिए, भारतीय न्यायपालिका भारतीय संविधान के निर्माण के पश्चात का एक इसका खंड है और एक इसका खंड जो है, एक इसका सेक्शन वो प्री इंडिपेंडेंस है, आजादी के पहले और आजादी के बाद। ठीक, तो हम दोनों में कंपैरेटिव स्टडी करते हुए देखेंगे, यानी कि तुलनात्मक अध्ययन करते हुए भारतीय न्यायपालिका के सिस्टम को समझेंगे। तो मैं भारतीय न्यायपालिका का सिस्टम समझाऊं उससे पहले मैं आपको आपके बचपने और अपने बचपन के साए में लेके जाना चाहता हूं। हम सब जब स्कूल में होंगे, इंडियन जुडिशरी सिस्टम को समझना है तो बिल्कुल आप अपने स्कूल डेज में हम लोग चलते हैं। ठीक, एक बार आप बिल्कुल समझ लीजिए, आंख बंद करिए और अपने स्कूल के डेज में वापस आ जाते हैं हम लोग। ठीक, याद करिए, स्कूल डेज में 9 to 12 के बीच में जब हम लोग स्कूल में थे तो स्पोर्ट्स डे के फंक्शन से पहले एक पिरामिड बनता था, है ना। आपने एक पिरामिड देखा होगा। ठीक, पिरामिड कैसे होता है? ऐसा। ठीक, पिरामिड का शेप क्या होता है? ऐसा, यानी कि नीचे ज्यादा लोग और ऊपर होते जाते 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 ये पतला हो जाता है। या अगर और सरल भाषा में कहें तो अगर आपने जन्माष्टमी में मटकी फोड़ने वाले दही हांडी के सिस्टम को देखा होगा तो बिल्कुल इंडियन जुडिशरी सिस्टम कुछ ऐसा ही है ना। आपने देखा होगा दही हांडी फोड़ने वालों में नीचे बहुत बड़ा सर्कल रहता है, कई सारे लोग, फिर उसके ऊपर एक छोटा सर्कल, ऐसा करते करते अंतिम में एक व्यक्ति बचता है जो मटकी को फोड़ता है, जो सर्वोच्च शिखर तक पहुंचता है, यानी मटकी के शिखर तक। नीचे खूब सारे लोग, फिर उसके ऊपर थोड़े लोग, फिर उसके ऊपर थोड़े लोग। बिल्कुल ऐसा ही स्ट्रक्चर कुछ हमारे इंडियन जुडिशरी सिस्टम का है, पिरामिड शेप का। जिस पिरामिड के नीचे के स्तर पर क्या है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ठीक, जिला अदालतें एवं सब ऑर्डिनेट्स कोर्ट। ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को देखकर रख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे नीचे क्या है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। भाई, स्वाभाविक रूप से जिला अदालतें भारत में सर्वाधिक है, क्योंकि तकरीबन 375 के आसपास, 375 से 80 के बीच में भारत में कुल जिले हैं, तो उतनी ही जिला अदालतें हैं। तो सबसे नीचे क्या हो गई? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, सबसे ज्यादा। ठीक, फिर अगर आप उसके ऊपर बढ़ेंगे तो क्या आ जाती है? हाई कोर्ट्स। 24 के आसपास है, 24, 375 to 80 के बीच में ये है। ठीक, आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब देखिए, नीचे ज्यादा हुई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर इसके ऊपर थोड़ा सा कम हुआ। कितना? इसके ऊपर हो गया हाई कोर्ट्स। कितनी है? 24 हाई कोर्ट है ना। राज्य कितने? 28। केंद्र शासित प्रदेश कितने? 8। ठीक, 28 स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, लेकिन आपके पास हाई कोर्ट्स कितनी है? 24। पहले 21 थी, 3 और बड़ी थी, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। ये जब हाई कोर्ट के चैप्टर में आएंगे तो इसको समझेंगे। ठीक, अभी आप इतना समझिए कि 24 हाई कोर्ट्स हैं, है ना। यानी देखिए, स्ट्रक्चर थोड़ा सा छोटा होगा। और फिर इसके ऊपर है, यानी न्यायपालिका के सर्वोच्च शिखर पर क्या है? सुप्रीम कोर्ट। और भारत में सुप्रीम कोर्ट कितनी है? 1। तो बिल्कुल बचपने में उस पिरामिड के शेप का, या फिर आज आप दही हांडी मटकी फोड़ने वालों का जो एक पिरामिड बनता है, बिल्कुल उसी आकार की इंडियन जुडिशरी सिस्टम है, जिसमें नीचे कई सारे लोग, है ना। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, फिर इसके ऊपर हाई कोर्ट्स, फिर इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट। तो जो सर्वोच्च न्यायालय है वो भारत में न्यायपालिका के शिखर पर सर्वोच्च पर है ना, सर्वोच्चता पर है। ठीक, इसी प्रकार अगर हम इंडियन जुडिशरी सिस्टम को देखें तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट 3 लेयर्स में, वो टीयर्स में वो डिवाइड है, 3 चरणों में वो विभक्त है। ठीक, आज हम अपने सबसे पहले और इम्पोर्टेंट खंड सुप्रीम कोर्ट की ओर आते हैं।
सबसे पहला सेक्शन जो हम देखेंगे वो सुप्रीम कोर्ट देखेंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और फिर सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स, है ना। और नई नई कोर्ट्स आ रही हैं, रूरल कोर्ट्स क्या होता है, इवनिंग कोर्ट क्या होता है, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स क्या होता है, वो सारी चीजें जो है अपनी अगली क्लासेस में देखेंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट पर, ठीक। तो सुप्रीम कोर्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में आर्टिकल 124 से 147 के बीच में इसका डिस्क्रिप्शन किया गया है, ठीक। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारा इंडियन जुडिशरी सिस्टम है वो प्री इंडिपेंडेंस भी है, पोस्ट इंडिपेंडेंस भी है ना, यानी स्वतंत्रता के पूर्व भी इसका अस्तित्व था और स्वतंत्रता के पश्चात भी है, ठीक। लेकिन उसके फॉर्मेशन में कुछ हल्का फुल्का जो है अंतर है, हम तुलनात्मक अध्ययन करते हुए चलेंगे। जैसे मैंने आपको बताया इस स्ट्रक्चर में जो सबसे निचला स्तर है वो कौन सा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्थापित किया गया था। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की स्थापना किसके द्वारा कब की गई थी, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 के समय में जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हो चुका था, ठीक। हाई कोर्ट जो है वो बाद में 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत इसकी स्थापना की गई थी। 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत भारत में हाई कोर्ट्स की स्थापना की गई थी 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट के द्वारा। और आखिरी में जो न्यायपालिका का सर्वोच्च शिखर है जिसको हम सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं, उसकी स्थापना 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा हुई थी। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा। तो क्या आज ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर जो हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, क्या वो उसी स्वरूप में जो है विद्यमान है, तो इसको हम आगे देखेंगे, ठीक। तो हमने आज अपना पहला सेक्शन उठाया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जिसका वर्णन संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 के बीच में सुप्रीम कोर्ट वाज डिस्क्राइब्ड इन पार्ट 5 बिटवीन आर्टिकल 124 टू 147, ठीक। देखिए वर्तमान में जो आप सुप्रीम कोर्ट का स्वरूप देखते हैं, इसकी स्थापना जो आज का है, ठीक, जिसको आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहते हैं, 28 जनवरी 1950 को। देखिए यार ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक? जो वर्तमान स्वरूप दिखता है 28 जनवरी 1950, ठीक, 28 जनवरी 1950। सुप्रीम कोर्ट का जो हमारा सिस्टम है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से मिलता जुलता है, ठीक। तो क्या भारत का सुप्रीम कोर्ट या भारत की जो न्यायपालिका प्रणाली है वो अमेरिका से प्रभावित है या वो अमेरिका से मिलती जुलती है? आइए थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडी करते हुए चलते हैं। देखिए सिविल सर्विसेज की जो सबसे बड़ी खूबी होती है वो होती है आपकी कंपैरेटिव स्टडी। जब आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो आप पॉलिटी आपको क्लियर होना चाहिए, है ना, कि और जब आप मानिए अब अगर आप ज्योग्राफी में रिवर्स को पढ़ रहे हैं, ठीक, अब आप रिवर्स को पढ़ रहे हैं और उसमें मानिए कृष्णा नदी की कुछ सहायक नदियां हैं, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा, भीमा, मूसी। अब तुंगभद्रा आ गया। अब तुंगभद्रा हिस्ट्री के हिसाब से किस जो एक बहुत बड़ा एम्पायर वहां पे था, तो विजयनगर एम्पायर, रायचूर का द्वार, ये सारी चीजें। तो देखिए कितनी कनेक्टिविटी होती है, आपको कंपैरेटिव पढ़ना पड़ता है, ठीक। तो कुछ ऐसा ही है इंडियन जुडिशियल सिस्टम में। इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई। तो क्या हमारा भारतीय न्यायपालिका का सिस्टम अमेरिका के सिस्टम से मिलता जुलता है? ठीक, आइए थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। देखिए भारत का न्यायपालिका सिस्टम अमेरिका और ब्रिटेन दोनों का मिक्सचर है, ठीक। कैसे? डिफरेंस भी बहुत है। देखिए अमेरिका का जो शासन व्यवस्था है वो कैसी है? फेडरल। तो आप कहेंगे सर फेडरल तो हमारा भी सिस्टम है ना। फेडरल सिस्टम क्या होता है? संघीय व्यवस्था जहां पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अस्तित्व में, वेयर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स बोथ आर एग्जिस्टेड, ठीक। जहां पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों अस्तित्व में हो उनको क्या बोला जाता है? फेडरल सिस्टम। तो इंडिया और अमेरिका दोनों में केंद्र और राज्य सरकारें हैं, तो दोनों के अपने अपने अधिकार विभक्त हैं। लेकिन यही डिफरेंस आ जाता है
इंडियन जुडिशियल सिस्टम और अमेरिकन जुडिशियल सिस्टम में। अमेरिका के जुडिशियल सिस्टम में क्या है, वहां पर दो प्रकार के कानून हैं। एक है सेंट्रल लॉ यानी केंद्र के कानून, एक है स्टेट के लॉ यानी प्रोविंस राज्यों के कानून। ठीक, एक्चुअली जब भी हम पॉलिटी में स्टेट बोलते हैं तो वो सरकार की बात आ जाती है, तो यहाँ पर जो स्टेट की बात है वो मैं प्रोविंस राज्य की बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश, एमपी, बिहार, गुजरात, ऐसे वाले राज्य। तो अमेरिका में दो प्रकार के लॉ हैं, एक केंद्र के कानून है, एक राज्य के कानून है। तो वहां न्यायपालिकाएं भी दो हैं, एक केंद्र की न्यायपालिका है, एक राज्य की न्यायपालिका है। केंद्र की न्यायपालिका में केंद्र के कानून लागू होते हैं, राज्यों की न्यायपालिका में राज्य के कानून लागू होते हैं। ठीक, यानी अगर केंद्र का कोई मैटर है तो उसको सेंट्रल लॉ से वो किया जाएगा, स्टेट का है तो स्टेट लॉ से। इंडियन जुडिशियल सिस्टम ऐसा नहीं है। भारतीय न्यायपालिका में एकीकृत व्यवस्था है, यूनाइटेड। देखिए स्ट्रक्चर हमारा फेडरल है, लेकिन जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है वो फेडरल है। ये कहीं ना कहीं हमने ब्रिटेन की झलक ले ली है। ब्रिटेन कैसा यूनिटरी सिस्टम है, ब्रिटेन में कोई राज्यों का या कोई प्रोविंसेस का कोई कंसेप्ट नहीं है। ठीक, ब्रिटेन कैसा है, ब्रिटेन पूरी तरह से कैसा है, यूनिटरी सिस्टम है। तो हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो ब्रिटेन से मिलता जुलता है। ठीक, यानी कि एक ही प्रकार का कानून है, चाहे वह राज्य हो चाहे केंद्र हो। ठीक, कहीं पर भी हो एक ही आईपीसी, एक ही सीआरपीसी के तहत जो है केंद्र, यानी कि चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, सब एक ही प्रकार से। यहाँ पर कोई न्यायपालिका ऐसा नहीं है कि वो केंद्र की है, वो राज्य की है, वो कहाँ की। एक ही कानून, एक ही प्रकार की व्यवस्था चलता है और इंटीग्रेटेड सिस्टम। ठीक, तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस क्या है, दूसरा डिफरेंस ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता की स्थिति है वहां, यानी कि वहां पर जुडिशरी सुप्रीम उसमें है। ठीक, कहां पर, अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता की स्थिति है, जबकि ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में संसद ज्यादा संप्रभु है, सोवरेन। देखिए यूएसए में वहां पर क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो ज्यादा वहां पर जो है वहां का जो जुडिशियल सिस्टम है वहां पर न्यायिक सर्वोच्चता की स्थिति है, जबकि ब्रिटेन में संसदीय संप्रभुता की स्थिति है। संप्रभुता क्या होता है, सोवरेनिटी, यानी कि जहां पर जब आप कोई निर्णय ले तो कोई बाहरी दबाव ना हो, उसको संप्रभुता बोला जाता है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, संप्रभुता का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल अगर आपको देखना हो, आपसे पूछा जाए इंडिया सोवरेन है या नहीं, तो हम बोलेंगे बिल्कुल सोवरेन है, हमारे तो प्रेमबल में भी लिखा हुआ है ना। तो लिखने से कुछ नहीं हो जाता है, होना आवश्यक है। ठीक, तो क्या भारत एक संप्रभु राष्ट्र है? बिल्कुल है। कैसे है, देखिए हमको अगर कोई निर्णय लेना होता है तो हम अपने हितों के आधार पर लेते हैं, हम किसी बाहरी निर्णय से प्रभावित नहीं होते, है ना। हमको बालाकोट में एयर स्ट्राइक करनी थी, क्या हमने किसी से पूछा अमेरिका से या यहाँ से? जब हमारे देश पे खतरा हुआ हम चले गए, हम स्ट्राइक करके आए। हमको उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक करनी थी, हम गए और करके आए। ठीक, क्योंकि ये हमारे हित के लिए जरूरी थी। ठीक, पाकिस्तान में आते हैं इस समय, देखिए आप लोग करंट अफेयर्स पे बहुत ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और यूपीपीसीएस का एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे किसी और स्टेट सर्विस कमीशन का हो, समझ रहे हैं मेरी बात, चाहे आप यूनियन यूपीएससी का सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो, चाहे यूपीपीसीएस का हो, चाहे बीपीएससी हो, आरएएस हो, कोई भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, करंट अफेयर्स का रोल वाइटल होता जा रहा है। अगर आप स्पेशली सिविल सर्विसेज की बात करते हैं, उसमें भी अगर आप यूपीएससी और यूपीपीसीएस की बात करते हैं तो करंट अफेयर्स तो बहुत ही वाइटल रोल प्ले कर रहा है। ठीक, तो आपको बड़ा गहन है ना, इजराइल फिलिस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट है, इस पर ध्यान देना। अब संप्रभुता वाले भी देखिए, कल ही आया है कि पाकिस्तान में जो है अमेरिका जो है अब अफगानिस्तान से अपनी सेनाएं पीछे लेके जा रहा है। ठीक, अब अफगानिस्तान से अमेरिका धीरे धीरे बाहर निकल रहा है। ठीक, पाकिस्तान को लगा कि अमेरिका को बाहर निकलना है, हम उसका सपोर्ट करते जाएंगे, इस एवज में हमको पैसा मिलता जाएगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल मिलता जाएगा भाई, पाकिस्तान की स्थिति ऐसी, अमेरिका को उनकी जरूरत है। लेकिन 3-4 दिन से पाकिस्तान में माहौल बहुत गर्म हो गया। कैसे हो गया, अब आप देखिएगा उनकी संप्रभुता की स्थिति। जब वहां पर जनरल परवेज मुशर्रफ ने जब तख्ता पलट करके पाकिस्तान की पूरी जो है कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था, तो उन्होंने अमेरिका के साथ 2001 में एक समझौता किया था कि अगर जब भी जरूरत होगी तो अमेरिका जो है पाकिस्तान की एयर बेस और मिलिट्री बेस का प्रयोग अपने लिए कर सकता है। 2001 में उनको लगा देखा जाएगा, आज करो अपना, यहाँ पैसा लेना है, कर लिया।
अब अमेरिका बाहर आ रहा है, लेकिन इनके हाथ पांव वहां फूल गए जब अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने इनके एनएसए को चिट्ठी लिखी और बोला कि हम अफगानिस्तान से बाहर जा रहे हैं, लेकिन हमको अपने इस रीजन पर, यानी अफगानिस्तान के रीजन पर अपनी डोमिनेंसी को बरकरार रखना है, हम अपना प्रभुत्व नहीं खोएंगे। तो आप 2001 की जो आपने हमसे ट्रीटी की थी, क्या अब आप अपने हमको मिलिट्री बेस और एयर बेस देंगे जिसके द्वारा हम पाकिस्तान से रहकर अफगानिस्तान में कंट्रोल करें। अब पाकिस्तान के हाथ पांव फूल गए। देखिए, अब पाकिस्तान के एनएसए ने एक बार नाम नुकुर की तो अमेरिका ने बड़े प्यार से समझाया, अमेरिका बड़े प्यार से समझाता कि भाई साहब ये आपने समझौता किया हुआ है, ठीक, और काफी कुछ दिया भी होगा आपने आपको कर्ज के रूप में। अब पाकिस्तान की दिक्कत ये है कि उसके पास तो संप्रभुता है ही नहीं, ठीक, वो अपने को रिपब्लिक कहता पर रिपब्लिक है ही नहीं, वो बनाना रिपब्लिक है, ठीक, वो सोवरन स्टेट ही नहीं है, ठीक, वो सेमी सोवरन भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो अपनी पॉलिसियों को डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है। उनके एयरबेस, उनके मिलिट्री बेस अमेरिका प्रयोग करेगा। अब ये फंस कैसे गए? ये फंस गए क्योंकि चाइना से खूब कर्ज लेते हैं। चाइना और अमेरिका की राइवलरी बढ़ रही है। चाइना को ये लग रहा है कि अगर अमेरिका ने पाकिस्तान में अपना मिलिट्री बेस और एयरबेस बना लिया तो अफगानिस्तान में पता नहीं वो करेगा क्या नहीं करेगा। हमसे अगर कोई इसका क्लैश हुआ तो ये तो हमको घेर रहे हैं। अभी क्वाड के तहत इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान मिलकर हमको नीचे घेर रहे हैं। यहाँ पड़ोस में इंडिया से मेरा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और मेरे ही मित्र पाकिस्तान क्या अमेरिकन आर्मी बैठ जाएगी, तो पाकिस्तान की आर्मी और एयरफोर्स भी कोई गतिविधि नहीं कर सकती क्योंकि वहां चप्पे चप्पे में तो अमेरिकन की आर्मी आ जाएगी। तो चाइना पाकिस्तान से बोल रहा है कि तुम ये बेस नहीं दोगे, ठीक। अब देखिए, चाइना वहां पे भी उनकी पॉलिसी कंट्रोल कर रहा है, यहाँ अमेरिका बोल रहा देना पड़ेगा, आपने हमसे किया, तो सोवरन है ही नहीं। ये है सॉवरेनिटी की, ठीक। मैंने थोड़ा सा आपको सुप्रीम कोर्ट का अभी स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बता दिया कि करंट का मैटर आपको थोड़ा सा देखते चलिएगा, ठीक। तो हमारे यहाँ ब्रिटिश और अमेरिका के बीच की स्थिति है, ठीक है, हमारे यहाँ ब्रिटिश और अमेरिका के बीच की स्थिति है, ठीक है। तो भारत में बीच की स्थिति है, ना न्यायिक सर्वोच्चता की स्थिति है, यानी कि ना सुप्रीम कोर्ट एकदम सर्वोच्च है, ना संसद न्यायपालिका पर है। दोनों अपने अपने क्षेत्र में संप्रभु है, ठीक। हमारे यहाँ दोनों अपने अपने क्षेत्र में संप्रभु है, यानी कि ना तो सुप्रीम कोर्ट संसद को कोई निर्देश दे सकती है और जबकि संसद भी अपने संवैधानिक दायरे में रहते हुए, ठीक है, अपने कार्यों में करती है, ठीक। तो दोनों अपनी अपनी जगह सोवरेन है, ना वो उनके क्षेत्र में अतिक्रमण करती है ना वो उनके क्षेत्र में अतिक्रमण करती है, ठीक। तो भारत में न्यायपालिका की स्थिति बीच की है, ठीक, यानी कि न संसद बहुत बड़ी है न सुप्रीम कोर्ट, दोनों अपनी अपनी जगह पर बड़े हैं। जबकि अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट ज्यादा पावरफुल है संसद से, पार्लियामेंट से, जबकि ब्रिटेन में पार्लियामेंट ज्यादा पावरफुल। क्लियर? चलिए, अब इसी के साथ हम अपने सुप्रीम कोर्ट के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 से 147, 28 जनवरी 1950 से जो है इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। इससे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत इसे फेडरल कोर्ट भी बोला जाता था, ठीक है। और 28 जनवरी के पश्चात इसे सुप्रीम कोर्ट बोला जाने लगा, ठीक। तो सुप्रीम कोर्ट का जो गठन है, ठीक है, उसमें जो उसका स्ट्रक्चर है वो क्या है, जब मूल संविधान यानी कि जब संविधान बना था तब उसमें 1+8 जज थे। कितने जज थे? 1+8, ठीक। फिर बाद में इसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की तहत बढ़ोतरी की गई और 1+24 का प्रोविजन किया गया, यानी 25 टोटल, 1+25। वर्तमान में 1+33 जजेस का प्रावधान है, यानी कि कुल मैक्सिमम सुप्रीम कोर्ट में इस समय कितने जज है? 34। 1+34, 33 का मतलब है एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है प्लस 33 जो है वो अन्य जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, ठीक। एक सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है जिनको भारत का मुख्य न्यायाधीश बोला जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और बाकी 33 जो है सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। तो अगर वर्तमान में आपसे बोला जाएगा कि भारत में कुल सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं, तो कुल 34 जज हैं, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 33 अन्य जज हैं सुप्रीम कोर्ट में, ठीक। चलिए,
तो जब मूल संविधान था तो 1+7 थी, यानी कि कुल 8 लोग थे, सॉरी मैंने 8 बोल दिया था, 1+7 यानी 1+7 लोग जो है उसमें थे। ठीक, चलिए, तो ऐसा कुछ जो है इसका जो है सिस्टम है। 1+7 थे, फिर 1956 में इसकी संख्या बढ़ाई गई, फिर 1963 में बढ़ाई गई, ऐसे बढ़ते बढ़ते जो है अब हुआ 2009 में बढ़ाई गई, फिर अभी लेटेस्ट बढ़ाई गई। तो इस समय वर्तमान में आप याद रखिएगा 1+33 यानी कि कुल 34 सुप्रीम कोर्ट में जज हैं, जिनमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और 33 अन्य मुख्य न्यायाधीश हैं। अब आइए देखते हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं इनका अपॉइंटमेंट कैसा होता है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। ठीक, तो थोड़ा सा सिस्टम देखते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, भाई कैसे नियुक्त होते हैं ये सुप्रीम कोर्ट के जज कैसे अपॉइंट होते हैं। ठीक, देखिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं राष्ट्रपति करते हैं, प्रेसिडेंट। कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। पहला प्रश्न भाई, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। तो क्या सिर्फ राष्ट्रपति इसकी इनकी नियुक्ति कर देते हैं, है ना? नहीं, देखिए न्यायाधीश जो है, प्रेसिडेंट जो है, वो बिना सर्वोच्च न्यायालय के जजेस की राय के, परामर्श के ये नियुक्ति नहीं कर सकते, है ना? उनकी सहमति के बिना, मतलब वो जो परामर्श देंगे, जो वो सलाह देंगे, उससे सहमत होकर ही राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जो है जजेस की नियुक्ति करते हैं। अब अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति करनी है तो वरिष्ठता का ध्यान रखा जाता है कि कौन वरिष्ठ जज है, उन्हीं की नियुक्ति उसमें की जाती है। ठीक, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति करनी है तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों से राय सलाह लेंगे कि भाई किनको नियुक्त किया जाए। तो जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं उनकी बात की जाती है। इसी प्रकार जब सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजेस की नियुक्ति की जाती है तो उसमें भी राष्ट्रपति जो है फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से और उनके साथ जो और जजेस का पैनल होता है, 4 लोगों का, और उनसे मिलके इसकी सहमति, मतलब उनसे पूछते हैं कि भाई क्या है, वो परामर्श देते हैं, उस व्यक्ति को फिर सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। ठीक, अब है क्या, बिना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह के, बिना परामर्श के राष्ट्रपति अन्य किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति नहीं कर सकते, उनका परामर्श आवश्यक है। अब इस परामर्श शब्द पर जो है बहुत विवाद हुआ। ठीक, और इस परामर्श शब्द पर बहुत विवाद हुआ और समय समय पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है, ठीक, काफी फैसले भी आए हैं। ठीक, आपको पता होगा एक फर्स्ट जजेस केस जो कि 1983 में आया, उसमें बोला गया, इस परामर्श शब्द पर बड़ा विवाद हुआ। मैंने बताया ना कि मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की परामर्श से राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। अब परामर्श देखिए, परामर्श एक प्रकार से आपको अगर मैं बोलूं तो कैसा लगता है? एडवाइस या सलाह, है ना? परामर्श मतलब क्या होता है? किसी से परामर्श करना। मानिए आप यूपीएससी की प्रिपरेशन में आए तो आप किसी से परामर्श या सलाह लेते हैं, क्या मैं ये ऑप्शन ले लूं, ठीक, क्या मेरे लिए सही रहेगा? तो वो आपको एडवाइस करते हैं कि देखो इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट, है ना, कि तुम्हारा इंटरेस्ट किस में, तुम्हारी रुचि किस में, तुम किस में कंफर्टेबल होते हो, तुम किस में फ्रीली रख सकते हो, है ना। कोई हिस्ट्री रख रहा है तो हिस्ट्री के लिए ऑप्शन रखने के लिए आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। कोई पोल साइंस और पोल साइंस को अपना रख रहा है, अब पोल साइंस के लिए आपको इंटरनेशनल रिलेशंस वाले टॉपिक पर आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। इसमें इंटरनेशनल रिलेशंस वाले चैप्टर पे या टॉपिक पे आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। अब अगर आपका आईआर में इंटरेस्ट ही नहीं है
तो आप कैसे कवर अप करोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज है, ठीक। तो परामर्श शब्द पे बहुत विवाद हुआ। तो इसी प्रकार एक जो है सुप्रीम कोर्ट ने कई सारी व्याख्याएं दी। जैसे इसमें पहली व्याख्या थी प्रथम न्यायाधीश मामला, जिसको आप फर्स्ट जजेस केस बोलते हैं। प्रथम न्यायाधीश मामला, फर्स्ट जजेस केस, ये याद रखिएगा, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक। फर्स्ट जजेस केस, इसमें बोला गया, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही बोला, ठीक, 1983 में, कि भाई देखिए ऐसा है, फर्स्ट जजेस केस के द्वारा ये जो परामर्श है ना, एक सलाह है, इट्स नॉट बाउंडेड फॉर प्रेसिडेंट। प्रथम न्यायाधीश मामले में बोला गया कि भाई इस परामर्श का मतलब सहमति नहीं है, परामर्श का मतलब सहमति नहीं है। जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट यानी कि जो जजेस ने जो ये परामर्श राष्ट्रपति इनसे करेंगे, उससे राष्ट्रपति को सहमत होना आवश्यक ही है, जरूरी नहीं है। वो सिर्फ एडवाइस ले रहे, वो माने ना माने। फर्स्ट जजेस केस में यानी राष्ट्रपति अपनी इच्छा से किसी व्यक्ति को क्या कर सकता है, जज अपॉइंट कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस या जज अपॉइंट कर सकता है। ये चीज आई फर्स्ट जजेस केस 1982 में, ठीक। लेकिन फिर सेकेंड जजेस केस 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही डिसीजन को पलट दिया, ठीक। सेकेंड जजेस केस 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही जजमेंट को पलट दिया और बोला कि भाई परामर्श का मतलब सहमति प्रकट करना है। इस तरह अब ये व्यवस्था हो गई कि अगर भाई सुप्रीम कोर्ट में किसी को जज नियुक्त किया जाएगा तो मुख्यमंत्री द्वारा दी गई सलाह को राष्ट्रपति को मानना बाध्य है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अब अगर कोई परामर्श दिया तो वह प्रेसिडेंट के लिए बाध्य है। देखिए, अपने ही निर्णय को प्रेसिडेंट के लिए बाध्य है। अब बोल दिया भाई, अब ये सिर्फ जरूरी नहीं है सहमति वाला, अब तो बाध्य है, ठीक। अब तो मानना ही पड़ेगा जो वो सहमति देंगे। तो सेकंड जजेस केस में उन्होंने अपने ही डिसीजन को दिया पलट, ठीक। फिर इसी में एक और तीसरा केस आया विच इज 1998 में। अब इसमें बन गया कोलिजियम, थर्ड जजेस केस तक बन चुका था कोलिजियम। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला अकेले सीजेआई की राय नहीं, सुप्रीम कोर्ट के +4 और वरिष्ठतम न्यायाधीश जिनको कोलेजियम बोला जाता है, सबकी राय होगी। इन सबकी राय सहमत जब तक होगी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया +4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के, ये जो राय देंगे राष्ट्रपति को, उसी सलाह को मानकर, देखिए जजेस की सलाह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को माननी है और फिर इन पूरे कोलिजियम की सलाह सुप्रीम कोर्ट के लिए माननी आवश्यक हो गई। तब से 1998 में केस दे दिया, ठीक। 93 से कोलिजियम की व्यवस्था हो गई थी, 1998 में कोलिजियम को और बढ़ा दिया गया। तो बोला गया कि भाई साहब, अब तो थर्ड जजेस केस में अब सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही नहीं, अब तो ये जो कोलिजियम है पूरा का पूरा 4 और सारे जजेस का, उसको मानना आवश्यक है राष्ट्रपति के लिए। तो बिना, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करना है तो सुप्रीम कोर्ट के जो अदर जजेस होते हैं, सीनियर जजेस, उनकी राय मानना आवश्यक है। और अगर और किसी जजेस की बात हो रही है तो प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस बाकी अन्य न्यायाधीशों की सहमति के बिना, यानी परामर्श के बिना, राष्ट्रपति किसी को भी जज अपॉइंट नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरी चीज जहां से क्वेश्चन बहुत होता है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, यानी कि भारत के सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, और सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों को शपथ हमेशा राष्ट्रपति द्वारा ही दिलाई जाती है। बहुत बार क्वेश्चन आता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को शपथ कौन दिलाता है? तो भाई सुप्रीम कोर्ट के जजेस को शपथ जो है वह हमेशा राष्ट्रपति दिलाता है, ठीक। तो ये कुछ इनका प्रोसीजर है। अब बोला गया भाई कौन कैसे बनते हैं मुख्य न्यायाधीश, है ना। ये तो मैंने आपको बताया कि भाई सीजीआई का प्रोसीजर मैंने बता दिया कि, है ना,
कि जो भी व्यक्ति जिसको कोर्ट का जज अपॉइंट किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, उसमें कोलिजियम की राह बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब हम देखते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति का इतिहास कैसा रहा है, कैसे क्या सदैव से सिस्टम ऐसा ही रहता रहा है। तो अगर इसको समझना है तो पहले थोड़ा सा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट को समझने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास के आईने में झांकना पड़ेगा। मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में हमें थोड़ा सा अतीत में झांकना पड़ेगा। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, देखिए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में हुआ क्या कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति 1950 से 73 तक, 1950 से 73 तक, तो समझिएगा 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। तो 1950 से 73 तक कोई दिक्कत हुई ही नहीं। जो भी सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होता था, सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश या सीनियर जज होता था, उसी को CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अपॉइंट कर दिया जाता था। तो यहां तक तो कोई समस्या ही नहीं थी, है ना भाई। जो मैंने आपको बताया, जो भी सीनियर जज होगा उसको आज इट इज सिंपल 1950 से 73 तक जो है क्या किया जाता था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट कर दिया जाता था, जो सुप्रीम कोर्ट का सर्वोच्च जो है यानी सबसे वरिष्ठ या सीनियर जज होता था। समस्या कहां से आना चालू हुई? समस्या आना प्रारंभ हुई 1973 से। 1973 में इस व्यवस्था का तब आरंभ हुआ जब A.N. राय को 73 में A.N. राय को अपने से 3 सीनियर जजेस से, बहुत बार क्वेश्चन आया है, सबसे पहली बार किस जज को वरिष्ठता का उल्लंघन करते हुए सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया। अब हुआ क्या भाई, A.N. राय से ऊपर 3 और सीनियर जजेस थे। A.N. राय से ऊपर 3 और सीनियर जजेस थे। इनकी वरिष्ठता का उल्लंघन करते हुए A.N. राय को अपॉइंट कर दिया गया। अब जब तब A.N. राय को अपॉइंट किया गया, उसके बाद हो गया देश में बिल्कुल बहस छिड़ गई कि भाई न्यायपालिका पर अब जो है सरकार एक प्रकार से अपना कंट्रोल करती जा रही है। क्यों? क्योंकि ये तो पूरा का पूरा न्यायपालिका को हाईजैक किया जा रहा है। भाई जब सीनियर मोस्ट जज 50 से 73 तक बन रहे हैं, तो क्यों किसी सीनियर मोस्ट जज को, 3 सीनियर मोस्ट जज को, चलिए एक से आप सहमत नहीं है, हो सकता है आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा कारगर नहीं है, हालांकि ऐसा नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के जजेस बहुत ही योग्य, बहुत ही कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। तो 3 जजेस को ओवरलैप करके इनको लेकर आ जा रहा, तो कुछ गड़बड़ हुई। अच्छा, दोबारा बहस फिर चढ़ गई जब 1977 में M.H. बेग साहब को दोबारा अपने से 2 जजेस का, सीनियर जजेस को ओवरलैप करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया। ठीक, पहली बार विवाद उत्पन्न हुआ A.N. राय पे, फिर हुआ M.H. बेग के समय। ठीक, तो ये विवाद फिर बहुत ज्यादा क्या हो गया, गहरा गया कि कैसे भाई 3 सीनियर मोस्ट जजेस को ओवरलैप करके लेकर आया जा रहा और यहाँ पर 2 जजेस को। अब लगा कि भाई व्यवस्था में कुछ गड़बड़ी है। ठीक, एक्चुअली अगर आप इस टाइम पीरियड को गौर देंगे 73 और 77, ठीक, आपको याद है 71 में देश में इमरजेंसी लग चुकी थी। वो इमरजेंसी लगी थी इंडिया पाकिस्तान वॉर के उस पर। ठीक, बांग्लादेश का गठन हुआ था। ठीक, देश में आज तक 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगी है। पहली बार 1962 में जब चीन से हमारा युद्ध हुआ तो 62 में लग गई, 65 में ऑलरेडी फिर पाकिस्तान से था तो इमरजेंसी चली रही थी। 71 में इमरजेंसी लगी जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ, बांग्लादेश का जब गठन हुआ। लेकिन 1975 में फिर लग गई थी, 25 जून 1975 को। अब ये वाली इमरजेंसी युद्ध की स्थिति की नहीं थी,
ये आंतरिक विद्रोह, इंटरनल रिवोल्ट के नाम पे लगाई गई थी, जिसको बाद में जब मोरारजी देसाई की सरकार आई तो हटा लिया गया और उसकी जगह सशस्त्र विद्रोह जो है वो नाम दे दिया गया। तो आप देखिए दोनों घटनाएं 1973 1977, यानी दोनों इमरजेंसी के टाइम की घटनाएं हैं। तो यानी कि उस समय तानाशाह बनने की ओर पूरा का पूरा माहौल एक बना दिया गया था। इसीलिए सेकंड जजेस जो केस था 1993 वाला, जिसमें मैंने आपको बताया कि कोर्ट ने खुद ही ये फैसला दिया कि भाई नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की राय को माना जाएगा, इट्स बाउंडेड फॉर प्रेसिडेंट। उसी में जजमेंट दिया गया कि अब भारत का मुख्य न्यायाधीश सिर्फ और सिर्फ भारत में जो वरिष्ठ न्यायाधीशों का वही बनेगा। काम खत्म। अब कोई ये बवाल ही नहीं रह गया कि किसी 2 या 3 रैंक जूनियर को अपने 3 सीनियर से ओवरलैप करते हुए सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट किया जाए। तो ये चक्कर ही खत्म हो गया। ठीक, अब 1993 सेकंड जजेस केस के द्वारा जो सबसे सीनियर मोस्ट जज है उसी को सुप्रीम कोर्ट का जो है यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसको अपॉइंट किया जाएगा। ठीक, अब देखते हैं कि भाई कौन जो है सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट हो सकता है, यानी कि उसकी अर्हताएं यानी एलिजिबिलिटी क्या है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट के जज की एलिजिबिलिटी क्या है, क्या हम आप भी जाके बन सकते हैं? आइए देखते हैं एलिजिबिलिटी क्या है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। भाई सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए सबसे पहला जो क्राइटेरिया है वो ये है कि कम से कम वो व्यक्ति किसी हाई कोर्ट में 5 साल तक, कम से कम एटलीस्ट कम से कम 5 वर्ष तक वह किसी उच्च न्यायालय का यानी कि हाई कोर्ट का क्या रहा हो, मुख्य न्यायाधीश रहा हो, कम से कम 5 साल तक। कम से कम किसी उच्च न्यायालय में वह कम से कम 5 साल तक जो है न्यायाधीश रहा हो, मुख्य बोल दिया कम से कम 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, जज रहा हो। किसी भी हाई कोर्ट में, भारत की 24 हाई कोर्ट है, 24 में से किसी में भी कम से कम 5 साल तक जज रहा हो, ऐसे व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। ये तो हो गया पहला क्लॉज। लेकिन क्या अगर कोई व्यक्ति 5 साल तक किसी हाई कोर्ट का जज नहीं रहा है तो क्या कोई दूसरा व्यक्ति क्या कोई और ऑप्शन नहीं है? अगर कोई जज नहीं रहा तो क्या कोई और व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बन सकता है? एक और शर्त है, उसका क्या है कि और न्यायाधीश रहा, 5 वर्ष तक जज रहा हो, या फिर और 10 साल तक हाई कोर्ट का या अन्य न्यायालयों का मिलाकर 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में अथवा अन्य न्यायालयों में जो है वह अधिवक्ता रहा हो, उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, कहीं भी हो। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट वालों का ही चांस होता है जो वकालत करते हैं, में वकील रहा हो, जज रहा हो, कम से कम उसकी 10 साल तक वो लॉयर रहा हो। कहाँ पर? हाई कोर्ट में या इंडिया की वेरियस कोर्ट में, हाई कोर्ट में रहा हो, सुप्रीम कोर्ट में रहा हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रहा हो, कहीं पर भी। ठीक, लिख दिया गया। लेकिन अमूमन लोग बताते हैं इन प्रैक्टिकल में कि कम से कम जो 10 साल तक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जिसने प्रैक्टिस की होती है मोस्टली चांस उसी को मिलता है। ठीक, लेकिन जो संविधान की भाषा को हमको पकड़ना कि 10 साल तक हाई कोर्ट या विभिन्न न्यायालयों में वकील रहा हो, ऐसा व्यक्ति भी सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट हो सकता है। तीसरा क्लॉज जो है वो लिखा गया पर एक्चुअली सच में वो माना नहीं जाता। राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधि वेत्ता हो, ऐसे थोड़ी ना किसी व्यक्ति को बना दिया जाएगा। राष्ट्रपति की नजर में या राय में पारंगत विधि वेत्ता
हो, एक प्रैक्टिस्ड यानी कि उनकी नजर में बहुत लॉ का एक जानकार व्यक्ति है, परंतु आज तक कभी ऐसा नहीं हो कि राष्ट्रपति की राय में भाई राष्ट्रपति बोल दे कि भाई फला व्यक्ति मेरी नजर में बहुत योग्य है, तो ऐसे थोड़े चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाएंगे। तो तीनों क्लॉज होते हैं पर माने दो ही, ठीक, उसमें भी सबसे ज्यादा यही चलता है। 80 क्या समझ लीजिए 90% जजेस पहले वाले क्लॉज से आते हैं, 10% आते हैं सेकंड वाले क्लॉज से भी, ठीक। तो ठीक, मोस्टली जो है ना, वही मैंने आपसे बताया, मोस्टली जो हाई कोर्ट के जज है वही सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं, जो हाई कोर्ट के जज है वही सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं, ठीक। लेकिन मैंने आपसे बताया 90%, ठीक, कुछ अपवाद स्वरूप यानी 10% लोग आ भी जाते हैं, ठीक। मैंने आपने समझ लिया 10% ज्यादा ही बोल दिया। अगर आप सारा कभी निकालोगे तो मुझे लगता है कि 1 या 2% ही लोग ऐसे होंगे जो वकालत यानी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के वकील से जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए। तो 98% आप समझ लीजिए ये हाई कोर्ट के जज ही प्रमोट होकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते हैं, ठीक। तो ये हो गया। शपथ मैंने आपको बताई दी कि भारत में चाहे मुख्य न्यायाधीश हो चाहे न्यायाधीश हो, उनको शपथ कौन दिलाता है? उनको शपथ भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। तो अगर कभी क्वेश्चन आए, बहुत बार आया भी है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है, ठीक। अब अगली चीज आती है कि भाई राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होगा, ठीक। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल देखते हैं भाई क्या होगा, ठीक। संविधान में हालांकि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कोई कार्यकाल उस प्रकार से कोई फिक्स टर्म नहीं लिखा गया कि कितना होगा, कब तक हो सकता है, ठीक, कितना होगा, है ना। परंतु फिर भी ये माना जाता है कि वह 65 वर्ष तक की आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है, ठीक। यानी कि रिटायरमेंट एज कितनी है उसकी? 65 वर्ष, ठीक। अब इतना लंबा सफर कोई तय करके आता है तो 65 ईयर्स उसका रिटायरमेंट एज है। 65 साल में उसको रिटायर हो जाना है। अमूमन 60, 61, 62 हो ही जाता है किसी को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनना है। तो आप खुद सोचिए, हाई कोर्ट का कोई व्यक्ति पहले जज बना हुआ है, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट पहुंचा, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, ठीक। फिर उसके बाद लेकिन 65 वर्ष की उम्र में उसको क्या जो है वो क्या होगा? रिटायर हो जाएगा। 65 वर्ष तक की आयु तक वह जज के पद पर रह सकता है। सुप्रीम कोर्ट में 65, हाई कोर्ट में 62। तो जब हाई कोर्ट आएगा तो मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। इतना याद रखिए कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रिटायरमेंट एज 65 वर्ष होती है। शपथ उसे भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। क्लॉज मैंने बता दिया, कम से कम 5 साल तक हाई कोर्ट में वह जज रहा हो या 10 साल तक उच्च न्यायालय में या भारत के अन्य न्यायालयों में उसको वकील रहा हो, या फिर राष्ट्रपति की नजर में कोई पारंगत विधि वेत्ता हो। ये तीनों क्लॉज जो में से कोई एक अगर कोई पूरा कर रहा है तो उस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है या फिर भारत का मुख्य न्यायाधीश। मैंने बताया इसी जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, इसी में जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होता है वही जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट होता है। 65 वर्ष की रिटायरमेंट एज होती है। 65 वर्ष की उम्र में जो है वो व्यक्ति रिटायर हो जाता है, ठीक। अब सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया कैसे जाता है? भाई 2 प्रकार से उसका पद रिक्त हो सकता है ना। एक तो भाई वो व्यक्ति अपनी इच्छा से राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र दे दे, ठीक। भाई पद रिक्त कैसे होगा, है ना। भाई अपॉइंटमेंट तो पता चल गया, और अब ये तो चर्चा हो कि भाई हटाया कैसे जा सकता है ना। हम लोगों ने हर उसमें देखा भाई लोकसभा के अध्यक्ष आएंगे ऐसे तो जाएंगे कैसे, राष्ट्रपति आए ऐसे है तो जाएंगे कैसे, उपराष्ट्रपति आए ऐसे तो जाएंगे कैसे। उसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश तो आ गए, राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करेगा, कोलिजियम की राय लेगा, कोलिजियम के परामर्श के बिना किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम द्वारा दिया गया परामर्श राष्ट्रपति के लिए मानना बाध्य है।
वो सिर्फ परामर्श, कोई एक सलाह नहीं है, एक एडवाइस नहीं है, वो एक तरह से एक निर्णय है जो उनके लिए बाध्यकारी होता है। राष्ट्रपति के लिए जो भी सलाह कोलिजियम देगा उसी को अपॉइंट करेगा। तो भाई साहब ये तो हो गया अपॉइंट करने का सिस्टम। पद रिक्त कैसे होगा, कैसे सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनको अपने पद से हटाया जा सकता है, तो आइए इसको देखते हैं। 2 क्लॉज है। सबसे पहला, भाई अपनी इच्छा से अब हमसे नहीं हो पा रही है नौकरी, भाई बहुत लोड है, अपनी इच्छा से वह राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंप दे। अपनी इच्छा से राष्ट्रपति को त्याग पत्र सौंप दे। तो एक चीज और हो गई, देखिए इस क्लॉज से, राष्ट्रपति को अपॉइंट कौन करता है? चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। शपथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट। तो त्याग पत्र किसको सौंपेगा? प्रेसिडेंट को। ठीक, प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन प्रेसिडेंट अपना त्याग पत्र किसको सौंपते हैं? वाइस प्रेसिडेंट को। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको जो है ये ध्यान रखिए। ठीक, तो अपनी इच्छा से वह राष्ट्रपति को त्याग पत्र सौंप दे। और भारत में अपनी इच्छा से कहाँ कोई त्यागता है? गलत करता है तो भाई गलत करेगा तो उसको हटाया जाएगा, बाकी उसकी अपनी इच्छा है। अब अगर कोई व्यक्ति भाई अपनी इच्छा से दे दिया त्याग पत्र, वो तो अलग स्थिति हो गई, बात ही खत्म। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कुछ गलत कार्य कर रहा है तो उसको कैसे हटाया जा सकता है? यानी सुप्रीम कोर्ट के जज अगर कोई गलत कार्य कर रहे हैं तो फिर उन्हें कैसे हटाया जाएगा? तो फिर उन्हें संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है। दूसरा क्लॉज क्या है? भाई संसद की सिफारिश पर, पार्लियामेंट की रिकमेंडेशन पर, सिफारिश पर पद से, संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है। कैसे? इसी को हम बोलते हैं इम्पीचमेंट प्रोसेस। राष्ट्रपति में देखा था, अब यहां देखते हैं। इसी को हम बोलते हैं इम्पीचमेंट प्रोसेस। ठीक, कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को अपनी पद से संसद की रिकमेंडेशन पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक, इतना आसान क्लॉज नहीं है। ठीक, आप चेक करिएगा, आज तक भारत के किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को महाभियोग के द्वारा हटाया नहीं जा सका। चलाया गया है महाभियोग, लेकिन हटाया नहीं जा सका। क्यों? थोड़ी प्रक्रिया देखते हैं, कितनी कठिन और कितनी जटिल प्रक्रिया है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने की। जो ये प्रक्रिया यही हाई कोर्ट की जज के लिए भी है, तो सोचिए भारत में जजेस को हटाना कितना कठिन। आइए थोड़ी इनकी प्रक्रिया को देखते हैं। ठीक, भाई मैंने बताया राष्ट्रपति के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है, पर राष्ट्रपति ऐसे थोड़ी ना हटा देंगे। किसकी रिकमेंडेशन पे हटाएंगे? संसद की रिकमेंडेशन पर। अब संसद ऐसे ही तो रिकमेंडेशन कर नहीं देगी। कब करेगी? जब सुप्रीम कोर्ट के जज ने संविधान का उल्लंघन किया, अपने संवैधानिक दायित्वों का या संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन किया हो, वॉयलेशन किया हो, तब ऐसी स्थिति में अगर संसद को लगता है कि अब ये पद पर बने रहने योग्य नहीं है, तो उनके खिलाफ महाभियोग चलाकर उनको हटाया जा सकता है। ठीक, तो आइए देखते हैं कैसे। ठीक, अब देखिए, अगर मानिए संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, है ना? लोकसभा और राज्यसभा। अब अगर लोकसभा के सांसदों को लगता है कि ये महाभियोग की प्रक्रिया, यानी इनको हटाया जाना चाहिए, भाई ये अपने संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम 100 सदस्यों द्वारा समर्थन पत्र देना होगा कि भैया हाँ इनको हटाया जाए। समर्थन पत्र देना होगा। समर्थन पत्र मतलब कि इनको हटाया जाए, हाँ हम लोग एग्री हैं। राज्यसभा है तो 50। सबसे पहले तो यही बड़ा कठिन है। 100 सदस्य कम से कम जो है वो लोकसभा के हो और 50 सदस्य हो कम से कम
राज्यसभा की, ठीक। तो प्रस्ताव तैयार हुआ। मानिए लोकसभा में से महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट हुई। लोकसभा के यानी संसद के लोकसभा सदन में बोला गया कि भाई ये जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, चाहे चीफ जस्टिस हो चाहे जज हो, दोनों को एक ही प्रक्रिया है, ये अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं और ये संविधान का अतिक्रमण कर रहे हैं और अपने अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं। तो अब हम लोग इनको हटाना चाहते हैं, तो वो एक प्रस्ताव रखते हैं, ठीक। उन्होंने प्रस्ताव रखा, प्रस्ताव पे 100 लोगों ने समर्थन किया। 100 लोग समर्थन करके प्रस्ताव किसके पास सौंपते हैं? ये देते हैं, अगर लोकसभा का सदन है तो वो अपने अध्यक्ष को देंगे, जिसको आप स्पीकर भी कहते हैं, और अगर राज्यसभा है तो वो सभापति को देंगे, जिसको आप चेयरपर्सन भी कहते हैं, जो कि भारत का वाइस प्रेसिडेंट भी होता है, ठीक। यानी सबसे पहले प्रस्ताव लाया जाएगा, उस पर 100 लोग समर्थन पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे और फिर वो पत्र कहाँ रखा जाएगा? लोकसभा के, अगर लोकसभा में आ रहा है तो अध्यक्ष के पास, राज्यसभा से अगर ये प्रक्रिया चालू हो रही है तो 50 सदस्य अपना प्रस्ताव सभापति या चेयरपर्सन के पास रखेंगे। अब ये सभापति पर या अध्यक्ष पर, लोकसभा है तो अध्यक्ष और राज्यसभा है तो सभापति पर डिपेंड करता है कि वो उस प्रस्ताव को स्वीकार करे या ना करे। आप समझ रहे हैं कितना पावरफुल पद है? जो उन्होंने लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति पर चर्चा की थी, उनकी पावर्स पे देखा था कि ये उनके ऊपर है, सदन के अंदर का मामला, कि भैया अगर लोकसभा के स्पीकर सहमति नहीं हुए तो 100 लोग का हस्ताक्षर करने के बाद वो कूड़ा हो जाएगा प्रस्ताव। लोकसभा के अध्यक्ष ने स्वीकार ही नहीं किया, ठीक। चलिए, माना लोकसभा के अध्यक्ष ने उसको स्वीकार कर लिया। पहला तो यही चरण बड़ा कठिन है कि 100 लोग साइन कर दे। चलो भाई, 100 लोग समर्थन में आ गए। फिर लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति को उसको स्वीकार भी करना आवश्यक है, जिस भी सदन से आएगा। माना भाई लोकसभा के अध्यक्ष ने या स्पीकर महोदय ने उसको स्वीकार कर लिया कि ठीक है भाई, हमें लग तो रहा है कि भाई 100 लोग लिख रहे हैं तो कोई बात होगी, चलो ठीक है, ले लेते हैं। अब जो है, मानिए लोकसभा में अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया, अब मान रहे कि लोकसभा से महाभियोग कब हुआ है। अब अध्यक्ष जो है एक समिति का गठन करेंगे, जांच समिति का, जांच समिति, इंक्वायरी कमेटी का गठन करेंगे। कौन? अध्यक्ष। अगर लोकसभा है तो अध्यक्ष, राज्यसभा है तो सभापति करेंगे। 3 सदस्य होते हैं इसमें। कितने सदस्य? टोटल 3 सदस्य होते हैं इस समिति में। इसमें सुप्रीम कोर्ट के, अगर मानिए किसी सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ एक केस है, ठीक, 34 जज हैं इस समय, 1+33, कुल 34 जज हैं। 34 से मानिए किसी सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ है, तब तो इस पैनल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल होंगे, ठीक, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर जज के खिलाफ है। अब अगर ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ है, समझिएगा, सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के खिलाफ है, तब तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसमें शामिल हो जाएंगे। अब अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ ही आ गया तो क्या वो खुद शामिल होंगे? नहीं, फिर उसमें कोई सुप्रीम कोर्ट का सीनियर जज जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बाद जिसका नंबर होगा वो शामिल होगा, ठीक, समझ रहे हैं? अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल होंगे, और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ है तो सुप्रीम कोर्ट के कोई सीनियर जज शामिल होंगे, ठीक। दूसरा, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को उसमें शामिल किया जाएगा। और तीसरा, कोई प्रतिष्ठित न्यायवादी, यानी बहुत फेमस न्यायवादी, यानी कि वकील या कोई फेमस न्यायवादी। ये 3 लोग इस जो लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति जो एक समिति बैठाएंगे जांच वाली, उसमें 3 मेंबर होंगे। अब ये 3 मेंबर ये जांच करेंगे कि भाई किसी भी जिस भी जज के खिलाफ ये आरोप लगाकर महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया है, क्या वो आरोप सही है, क्या वो जो भी इल्जाम लगाए गए हैं, क्या जो भी चीजें हैं, क्या वह सही है। अगर जो वह सही है, तब भाई अगर समिति ने पा लिया कि फला व्यक्ति दुर्व्यवहार का दोषी है, तब प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
चलो मान लिया, देखिए कितना कठिन है। सबसे पहले तो 100 लोग साइन करें, लोकसभा है तो, राज्यसभा है तो 50, फिर अध्यक्ष या सभापति स्वीकार करें, फिर स्वीकार कर लिया, फिर एक कमेटी बनेगी 3 लोग की, फिर वो कमेटी जांच करेगी क्या जो आरोप लगाए गए सही है। चलो भाई कमेटी ने मान लिया कि हाँ ये आरोप सही है, जस्टिस वी रामास्वामी के खिलाफ लाया गया था, सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उसमें इंक्वायरी कमेटी ने जो गठित हुई थी जांच समिति, उसने मान लिया कि जस्टिस वी रामास्वामी ने दुर्व्यवहार किया है, उसके बाद भी उनके खिलाफ पारित नहीं हो पाया। क्यों? अगला चरण क्या था भाई, जांच समिति ने बता दिया। फिर दोनों सदनों द्वारा, बोथ हाउसेस, दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से, यानी कि 2/3 मेजोरिटी से, 2/3 मेजोरिटी से इसे पारित करना होगा। अब ये तो और ही कठिन है। 2/3 मतलब अगर लोकसभा है तो 545 का 2/3, राज्यसभा है तो 245 का 2/3, निकालिए 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 पॉइंट समथिंग, 370 के आसपास, 365 से 70 के आसपास, 365 के आसपास जो है कम से कम लोकसभा के सांसद इसको पारित करें, फिर 2/3 मेजोरिटी राज्यसभा में, तब जाकर ये पारित होगा। और फिर राष्ट्रपति जो है अंत में सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाने का आदेश देंगे। अब आप समझ लीजिए कितना कठिन प्रोसीजर है सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का, समझ रहे हैं कितना कठिन प्रोसीजर। इसीलिए आज तक भारत के किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को जो है महाभियोग के द्वारा नहीं हटाया जा सका, इवन लगाया जा भी नहीं गया। एक जस्टिस वी रामास्वामी के खिलाफ आया था, लेकिन बाद में कांग्रेस पार्टी ने इससे बायकॉट कर लिया था उस समय, ठीक, क्योंकि सब गठित हुआ, सब स्वीकार कर लिया गया। लेकिन जब हटाने की बात आई तो जो है वोटिंग की बात आई तो जो कांग्रेस है उसने इससे बायकॉट कर दिया, तो फिर ये महाभियोग पारित नहीं हो पाया, ठीक। तो सोचिए कितना कठिन प्रोसीजर, ठीक। तो ये तो हुआ सुप्रीम कोर्ट को का जजेस का अपॉइंटमेंट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का टेन्योर, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कैसे उनके पद से इम्पीचमेंट के द्वारा हटाया जा सकता है। इन सारी चीजों पर हमने जो है गहनता से विचार विमर्श किया। अब देखते हैं क्या सुप्रीम कोर्ट में के जो जजेस हैं वहां पर क्या कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश भी अपॉइंट हो सकते हैं क्या? ये क्वेश्चन अभी यूपीपीसीएस के आरओ की जो परीक्षा होती है उसमें आया था। क्या सुप्रीम कोर्ट में कार्यकारी, ठीक, न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, यानी एडिशनल जजेस की नियुक्ति हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। किन परिस्थिति में होती है आइए देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है कार्यकारी न्यायाधीशों की, इतना प्रोसीजर तो आपको समझ में आ गया होगा। सुप्रीम कोर्ट के कार्यकारी न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। याद रखिएगा, यही क्वेश्चन आया था कि कहाँ कहाँ पर कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश यानी कि एक्टिंग चीफ जस्टिस, एडिशनल चीफ जस्टिस की नियुक्ति होती है। लेकिन किन परिस्थिति में होती है? कुल 3 परिस्थितियां हैं जब वहां पर किसी कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो सकती है। सबसे पहले तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद रिक्त हो, तो फिर किसी भी पद रिक्त हो, कार्यकारी यानी एडिशनल जो सीनियर जज होगा उनके बाद जिसका नंबर होगा उसको कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।
अगर सुप्रीम कोर्ट के जज का पद रिक्त हो, अभी किसी को अपॉइंट ना किया जा सका हो और कोई ऐसी परिस्थिति आई तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता। दूसरी स्थिति क्या है कि भाई अस्थायी रूप से मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो, टेम्परेरी फॉर्म में अस्थायी रूप से मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अनुपस्थित हो, एब्सेंट हो। और तीसरा क्या है कि भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुख्य न्यायाधीश जो न्यायाधीश है अपने दायित्वों का निर्वहन करने में समर्थ ना हो, अपने दायित्वों का निर्वहन करने में असमर्थ हो। सीजेआई अपने दायित्वों का निर्वहन करने में असमर्थ हो। ये 3 क्लॉज है। इन स्थिति में सुप्रीम कोर्ट में जो है वह किसी कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है। ठीक, तो आप समझ गए कि सुप्रीम कोर्ट में कैसे जजेस का अपॉइंटमेंट हटाना, कैसे कार्यकारी एग्जीक्यूटिव चीफ जस्टिस को, एडिशनल चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया जाता है। कब? 3 कंडीशन में, या तो उनका पद रिक्त हो, कोई हो ना उस समय, या फिर वो अनुपस्थित हो, कहीं बाहर गए हो या छुट्टी पर चल रहे हो, या फिर उन्होंने अपने पद को जिम्मेदारी निभाने में असमर्थता जाहिर कर दी। तो 3 कंडीशन में ऐसा हो सकता है। ठीक, चलिए आगे। इसके अलावा कुछ और थोड़ी सी फैक्चुअल चीजें उसको नोट कर लीजिए जहां से क्वेश्चन आ जाता है। जैसे मैंने एक आपको फैक्ट बताया कि सबसे पहली बार वरिष्ठता का उल्लंघन करते हुए किसको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया? A.N. रे को। उसके बाद M.H. बेग साहब को भी 1977 में बनाया गया। ठीक, कुछ और है। सुप्रीम कोर्ट के यानी कि भारत के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? फर्स्ट CJI ऑफ इंडिया। देखिए कंसेप्चुअल तो हमने समझ लिया यूपीएससी के लिए, लेकिन यूपीपीसीएस के एग्जाम्स में जो है कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं या अदर स्टेट पब्लिक सर्विस एग्जाम्स में, तो सब में आपका काम आएगा। तो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो H.J. कानिया साहब थे। कौन थे? H.J. कानिया साहब। ठीक, याद रखिएगा, सबसे पहले भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश H.J. कानिया साहब थे, जो सर्वाधिक समय तक, मैक्सिमम टाइम तक CJI रहे हैं। उनका नाम है Y.V. चंद्रचूड़ साहब। Y.V. चंद्रचूड़ जो है सर्वाधिक समय तक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे। तो क्वेश्चन बहुत बार आया है, आज तक कौन भारत के सबसे सर्वाधिक समय तक रहने वाला मुख्य न्यायाधीश है? तो Y.V. चंद्रचूड़ सबसे पहले न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश H.J. कानिया। तो H.J. कानिया वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड Y.V. चंद्रचूड़ वॉज द फर्स्ट पर्सन हु होल्ड द चीफ जस्टिस पोस्ट फॉर मैक्सिमम टाइम। सबसे कम समय तक कौन रहे? सबसे कम समय तक K.N. सिंह रहे थे, मिनिमम टाइम तक के लिए, कम समय के लिए K.N. सिंह मात्र 18 दिन तक। उसके बाद राजेंद्र बाबू भी रहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये सब 23 दिन के लिए रहे थे। क्यों? 65 साल के हो गए होंगे, अपने रिटायरमेंट से 18 दिन पहले ये अपॉइंट हुए, 23 दिन पहले ये अपॉइंट हुए। ठीक, एक और क्वेश्चन है, कितने लोग अब तक भारत के ऐसे हैं जो इंटरनेशनल कोर्ट में जजेस अपॉइंट हो चुके हैं, मुख्य न्यायाधीश या जजेस अपॉइंट हो चुके हैं? भारत के काफी सारे लोग जो हैं वो इंटरनेशनल कोर्ट में जज अपॉइंट हो चुके हैं। ठीक, जिसमें सबसे जो प्रमुख नाम है, सबसे पहला नाम है वो है नागेंद्र सिंह, P.N. भगवती पहला नाम है नागेंद्र सिंह। ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट में जज अपॉइंट हो चुके हैं, इंटरनेशनल कोर्ट में जज। तो बहुत बड़ी बात होती है, कोई इंडियन इंटरनेशनल कोर्ट में होता है। तो पहला नाम था नागेंद्र सिंह, दूसरा नाम था जस्टिस P.N. भगवती, तीसरा नाम था रामा राव जी,
ये भी सुप्रीम कोर्ट के जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे। इसके बाद RS पाठक और दलवीर भंडारी। तो अब तक कुल 5 भारतीय जजों को, दलवीर भंडारी, अब तक कुल 5 भारतीय जजेस को इंटरनेशनल कोर्ट में अपॉइंट किया जा चुका है। अब तक कुल 5 भारतीय जजेस को इंटरनेशनल कोर्ट में अपॉइंट किया जा चुका। नागेंद्र सिंह, PN भगवती, रामा राव, RS पाठक और दलवीर भंडारी। तो ये 5 लोग हैं। फैक्ट एकदम याद रख लीजिएगा। पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया HJ कानिया, सबसे ज्यादा समय तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे YV चंद्रचूड़, सबसे कम समय तक रहे KN सिंह सेकेंड। उसके बाद राजेंद्र बाबू, KN सिंह 18 दिन के लिए, राजेंद्र बाबू 23 दिन के लिए। उसके बाद 5 भारत के न्यायाधीश ऐसे रहे जो इंटरनेशनल कोर्ट में जज रह सकते हैं। कौन? तो नागेंद्र सिंह, PN भगवती, रामा राव, RS पाठक और दलवीर भंडारी। ठीक, अब आते हैं यहाँ पर, अब तक कुल कितनी महिलाओं को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा चुका है? अभी तक कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोई महिला तो नहीं बनी, पर सुप्रीम कोर्ट में महिला जज आज तक कितनी अपॉइंट हुई है? आइए उनका नाम देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहली जो जज अपॉइंट हुई हैं वह थी फातिमा बीबी जी। कौन थी? फातिमा बीबी। दूसरी थी सुजाता मनोहर जी। तीसरी थी रूमा पाल जी। फातिमा बीबी, सुजाता मनोहर, रूमा पाल, ज्ञान सुधा मिश्रा, ज्ञान सुधा मिश्रा। फातिमा बीबी, सुजाता मनोहर, रूमा पाल, ज्ञान सुधा मिश्रा। और अगला नाम है इसके पश्चात रंजना प्रकाश देसाई। रंजना प्रकाश देसाई, R भानुमति, रंजना प्रकाश देसाई, R भानुमति, इंदु मल्होत्रा, और इंदिरा बनर्जी। ठीक, 3, 4, 5, 6, इंदु मल्होत्रा और इंदिरा बनर्जी। तो कुल 8 अब तक कुल 8 महिलाओं को सुप्रीम कोर्ट में जज जो है वो अपॉइंट किया जा चुका है। सबसे पहली फातिमा बीबी, फिर सुजाता मनोहर, फिर रूमा पाल। ठीक, सबसे पहली फातिमा बीबी, सुजाता मनोहर, रूमा पाल, ज्ञान सुधा मिश्रा, रंजना प्रकाश देसाई, R भानुमति, इंदु मल्होत्रा और इंदिरा बनर्जी। तो अब तक अगर आपसे क्वेश्चन आ जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट में कितनी महिला जजेस का अपॉइंटमेंट हो चुका है, तो अब तक कुल 8 सुप्रीम कोर्ट में महिला जजेस का अपॉइंटमेंट हो चुका है। कुल 8 महिलाओं को अपॉइंट किया जा चुका है। ठीक, तो ये एक इम्पोर्टेंट क्लॉज है। ठीक, चलिए अब अगली क्वेश्चन पर आते हैं, रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कि भाई सुप्रीम कोर्ट की भूमिका क्या है? सुप्रीम कोर्ट की भूमिका क्या है ना? तो आइए देख लेते हैं भाई सुप्रीम कोर्ट की भूमिका क्या है। सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्या है, सुप्रीम कोर्ट का डायस्पोरा क्या है, कितना क्षेत्र उसके अंतर्गत आता है, क्या सारी चीजें। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट का जो शक्तियां हैं या जो क्षेत्राधिकार है वो बहुत विस्तृत है। आपको पता है भारत में एक ही सुप्रीम कोर्ट है, दिल्ली में उसकी खंडपीठ है ना, सिर्फ दिल्ली में। अगर किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में उसका केस है कुछ है, तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं पर भी कोई हो, गुजरात से लेकर बंगाल तक, अरुणाचल तक, सबको अगर सुप्रीम कोर्ट आना तो दिल्ली ही आना पड़ेगा।
अभी क्या चेन्नई में उसकी खंडपीठ स्थापित होने की बात हो रही है, लेकिन जब होगी तब देखा जाएगा। अभी हम सुप्रीम कोर्ट की भूमिका एवं शक्तियों की बात करते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट की भूमिका, शक्ति और क्षेत्राधिकार क्या है। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आपको समझना पड़ेगा कि क्या क्या उसका क्षेत्राधिकार है, क्या क्या उसकी पावर्स हैं। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट का रोल बड़ा वाइटल है। मैंने आपको बताया था जब फंडामेंटल राइट पढ़ाया था, आप यहीं से समझ जाइए कि अगर भाई सुप्रीम कोर्ट को संविधान के संरक्षक के रूप में बताया गया, प्रोटेक्टर के रूप में, समझिए भारत में न्यायपालिका की एक प्रक्रिया है ना। अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है तो सबसे पहले क्या होता है, पुलिस उसको गिरफ्तार करती है और कहाँ लेके जाती है, सबसे पहले थाने में, पुलिस स्टेशन, FIR नोट होती है, फिर GD पे उसका नाम दर्ज होता है और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है। GD पे नाम दर्ज नहीं होता, मुकदमा दर्ज होता है। मुकदमा दर्ज होने के पश्चात फिर कोर्ट में उसकी प्रक्रिया चालू होती है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लड़ता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो भी निर्णय आए, अब अगर कोई निर्णय आएगा तो कोई एक पक्ष सहमत होगा और एक पक्ष असहमत होगा। तो जो असहमत वाला पक्ष है, जाहिर सी बात है वो ऊपर अपील करेगा। ठीक, तो वो कहाँ अपील करेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ऊपर उसमें हाई कोर्ट जाएगा। हाई कोर्ट से भी अगर वो असंतुष्ट होगा तो फिर उससे ऊपर जाएगा सुप्रीम कोर्ट। तो अपील की सर्वोच्च अदालत है। सुप्रीम कोर्ट के बाद फिर तो व्यक्ति कहीं बचा ही नहीं। तो क्या है ये, सबसे पहली चीज अपील की जो है सबसे सर्वोच्च अदालत है। अपील की सर्वोच्च अदालत है सुप्रीम कोर्ट, है ना भाई। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट लास्ट में। और इम्पोर्टेंस, अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन हो जाता है, मैंने आपको बताया, तो व्यक्ति सीधा अनुच्छेद 32 के तहत कहाँ जा सकता है, सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति या कोई राज्य, कोई स्टेट अगर किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता है तो वह व्यक्ति सीधा सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट भी ऐसी परिस्थिति में 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है, जो मैंने आपको आर्टिकल 32 के तहत फंडामेंटल राइट्स में बताई थी, हैवियस कॉर्पस मैंडेमस, रिस्पाइट और ये सब करके, परिहार, परिविलंबन और ये सब। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट अपील की सर्वोच्च अदालत है। ठीक, इसके अलावा वो उसके कुछ मूल क्षेत्राधिकार हैं, प्राइमरी अपीलीट जिसको आप बोलते हैं, मूल क्षेत्राधिकार। किन किन चीजों में सीधा सुप्रीम कोर्ट जो है इन्वॉल्वमेंट करता है। ठीक, उसके बाद न्यायाधीश का क्षेत्राधिकार, है ना भाई। अपील की सर्वोच्च अदालत है, प्राइमरी अपीलेट है। किन परिस्थितियों में भाई अपील की सर्वोच्च अदालत मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर आप फिर सुप्रीम कोर्ट तक ही जा सकते हो कि भाई आप सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए, फिर हाई कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट गए, इसके बाद तो आ नहीं सकते हो। ठीक, तो भाई सर्वोच्च अदालत है, भाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सहमत हुआ तो हाई कोर्ट से सहमत हुआ तो सुप्रीम कोर्ट। ठीक, और दूसरा क्या है, मूल क्षेत्राधिकार। किन चीजों में सीधा पहले ही वहां पर जा सकते हैं भाई, अपील की सर्वोच्च अदालत में तो लास्ट में आए। कौन से ऐसे क्षेत्राधिकार है जहां पर आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, तो वो मूल क्षेत्राधिकार में आ जाता है। तीसरी चीज वो है न्यायाधीश का क्षेत्राधिकार। ठीक, अपीली क्षेत्राधिकार, अपील की सर्वोच्च अदालत आप इसी में समझ लीजिए। न्यायाधीश का क्षेत्राधिकार वो कौन कौन से क्षेत्र है जहां पर वो दे सकता है, यानी कि जब वो नागरिकों के मूल रक्षक और गारंटर के रूप में उसको स्थापित किया गया, तो ऐसी स्थिति में जो है उच्चतम न्यायालय को अधिकार प्राप्त है कि वो कई प्रकार की जो है रिट जारी करके वो सरकारों को आदेश भी दे सकता है, तो वो उसका न्यायाधीश क्षेत्राधिकार है। ठीक, अपील की सर्वोच्च अदालत मैंने आपको बताई कि जब तीनों कोर्ट से हो जाता है तो आप वहां जाते हो। मूल क्षेत्राधिकार में क्या, मूल क्षेत्राधिकार मतलब पहली बार में आप कहाँ चले जाओगे, तो एक तो फंडामेंटल राइट का मैटर हो गया, चलिए तो अलग हो गया।
इसके अलावा और कौन सा केस होगा कि आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो? जबकि मैंने अभी आपको बताया कि अगर हत्या का भी कोई मुकदमा है किसी व्यक्ति के ऊपर, भाई किसी इस देश में किसी व्यक्ति के जान जाने से ज्यादा बड़ी चीज तो हो नहीं सकती है ना। लेकिन अगर हत्या का भी मुकदमा है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा चलता है। तो ऐसे कौन से केस है जहां पर व्यक्ति सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है? तो है, अगर केस कोई केंद्र सरकार या किसी स्टेट गवर्नमेंट के बीच में हो। अब सोचिए, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट है किसी मैटर को लेकर, तो फिर केस कौन सुनेगा? हाई कोर्ट तो सुन नहीं सकता, भाई सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट है ना। तो फिर मैटर कहाँ जाएगा? सीधा सुप्रीम कोर्ट। इस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट मूल क्षेत्राधिकार में आ जाता है। फिर समझ लीजिए, जहां पर मूल क्षेत्राधिकार का मतलब होता है प्राइमरी अपीलेट, किन परिस्थितियों में कोई सुप्रीम कोर्ट कौन से केस को सीधा सुनता है? तो ये जब सेंट्रल गवर्नमेंट और किसी स्टेट के बीच में केस हो, जब सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर एक से अधिक राज्य एक तरफ हो और एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट हो तो भी होगा। एक से अधिक राज्यों के बीच में कोई विवाद हो, मानिए एक केस पंजाब के बीच का है, हरियाणा के बीच का चलिए, और एक उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में किसी चीज को लेकर विवाद, जैसे यमुना नदी जल का विवाद। यमुना नदी जल विवाद को लेकर हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के किसानों में बहुत विवाद चलता है। अब ये बताइए, ऐसी परिस्थिति में कहां पर एक केस जाएगा? हरियाणा का अपना हाई कोर्ट है, तो क्या उत्तर प्रदेश के लोग वहां जाएंगे? नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार कहीं क्यों जाए भाई, हमारे यहाँ हाई कोर्ट है, फिर तुम आ जाओ। वो बोलेगा हम क्यों आए? दिल्ली वाले बोलेंगे हमारा अलग हाई कोर्ट है, हमारे यहाँ आ जाओ। हम बोलेंगे क्यों जाए? तो कोई नहीं जाएगा। ऐसी परिस्थिति में क्या बना? हाई कोर्ट में जाएगा ही नहीं केस, कहां जाएगा? तो समझिए, जब सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई स्टेट एक पार्टी हो तब सीधा सुप्रीम कोर्ट केस जाता है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट या एक तरफ दो या दो से अधिक राज्य हो तब जा सकता है, या दो राज्य आपस में जो है, दो राज्यों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो, तो वहां पर दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो, तो फिर ऐसी परिस्थिति में सीधा केस सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। ठीक, अगला आते हैं न्यायाधीश क्षेत्राधिकार। न्यायाधीश क्षेत्राधिकार क्या होता है? न्यायाधीश क्षेत्राधिकार का मतलब होता है कि भाई संविधान में सुप्रीम कोर्ट को नागरिकों का और नागरिकों के मूल अधिकारों का गारंटर और संरक्षक बताया गया कि अगर सुप्रीम कोर्ट, संविधान में लिखा गया है कि नागरिकों के फंडामेंटल राइट को कोई वायलेट करेगा, ठीक, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कौन आएगा? सुप्रीम कोर्ट आएगा। सुप्रीम कोर्ट ही नागरिकों के फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करेगा। आर्टिकल 32 में बात लिखी गई है। आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 32 के तहत हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करके जो है नागरिकों के अधिकार को सुरक्षित रख सकता है। इसके साथ साथ न्यायाधिकार में जो है यही है। तो न्यायाधीश क्षेत्राधिकार मतलब मूल अधिकारों के गारंटर और संरक्षक के रूप में किसी भी परिस्थिति में किसी नागरिक के मूल अधिकारों को अगर वायलेट किया जाएगा तो व्यक्ति सीधा सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकता है, और सुप्रीम कोर्ट 5 रिट के द्वारा ये चीजें कर सकता है। अगला अपीली क्षेत्राधिकार, मैंने आपको बताया कि प्राइमरी अपीलेट क्या है भाई, आप कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स में सीधा जा सकते हो, ठीक। उसके अलावा सिविल केसेस में जा सकते हो, ठीक। भाई किसी के ऊपर दीवानी का मुकदमा चल रहा है तो पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हारा हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट। आपराधिक मामलों में भी व्यक्ति जा सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और भी स्पेशल लीव के केसेस में जा सकता है। इसके अलावा अगली जो चीज है वो है सलाहकार क्षेत्राधिकार। इन 3 के अलावा सुप्रीम कोर्ट सलाहकार का भी क्षेत्र उसके अंतर्गत आता है। इसमें क्या है, राष्ट्रपति को जब कोई सलाह लेनी होती है तो वो हमेशा किससे लेगा? सुप्रीम कोर्ट से। राष्ट्रपति सलाह लेते हैं, तो जब ये स्थिति होती है, जब राष्ट्रपति को कोई सलाह चाहिए होती है तो राष्ट्रपति किससे सलाह लेते हैं? सुप्रीम कोर्ट से। तो जब इस भूमिका में वो होता है कि कोई सलाह दे रहा हो तो फिर वो उसकी सलाह क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है। आई होप आपको सारा क्लियर होगा। अपील की सर्वोच्च अदालत, मूल क्षेत्राधिकार, न्यायाधीश, सलाहकार, ठीक। 2 केसेस में जो है राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेते हैं, ठीक। आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति सलाह लेते हैं 2 केसेस में। पहला केस होता है किसी सार्वजनिक महत्व के इशू पर, किसी पब्लिक इंटरेस्ट के इशू पर, जैसे अब तो चूंकि सॉल्व हो गया राम मंदिर का केस, ठीक।
भाई ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट पूछ सकता था, राष्ट्रपति पूछ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से, भाई राय दो इसमें क्या होना चाहिए, बड़ी विकट स्थिति, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ठीक है, तो एक ये टाइटल सूट केस, लेकिन वो टाइटल सूट केस से बढ़ के दो धर्मों का मामला हो चुका था, दो धर्मों की भावनाओं का मामला हो चुका था। ठीक, जबकि पक्ष दो धर्म नहीं थे, पक्ष वहां पर दो पार्टियां थी, लेकिन चूंकि दोनों लोग की भावनाएं जुड़ी हुई थी। तो ये होते हैं सार्वजनिक महत्व पर कि किसी मसले पर जो है राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के किसी मसले पर राष्ट्रपति विधिक राय ले सकते हैं, विधिक राय ले सकते हैं। ठीक, सार्वजनिक महत्व के किसी मसले पर राष्ट्रपति विधिक राय ले सकते हैं। दूसरा, अगर कोई पूर्व की संवैधानिक संधि हो, पूर्व की संवैधानिक संधि, समझौते, मसौदे, संवैधानिक संधि, समझौता है ना, एग्रीमेंट, मसौदा, इन सारी परिस्थिति में भी जो है राष्ट्रपति उसकी जानकारी लेनी हो सुप्रीम कोर्ट से, भाई ये बताइए कि सन उसमें जो ये समझौता हुआ था या एक कॉन्स्टिट्यूशन संधि हुई थी वो क्या थी, इस पर लीगल राय क्या है। तो दोनों पर ऐसे दो केसेस में सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट जो है आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति से सलाह मांग सकते हैं, लीगल एडवाइस। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जो सुप्रीम कोर्ट है वो एडवाइजरी जो है बॉडी में आ जाता है, एडवाइजरी रोल में आ जाता है, सलाह देने वाले रोल में। देखिए पहले वाले मैटर में तो सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह देने से मना भी कर सकता है। पहले वाले केस में राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट जो है अपना मत दे भी सकता है और मना भी कर सकता है कि भाई देखिए हम इसमें अगर कोई वो अगर उसको लगता है कि इसमें देनी चाहिए तो दे सकता है, नहीं तो मना कर सकता है राष्ट्रपति को, पहले वाले केस में। लेकिन दूसरे केस में अगर किसी संवैधानिक समझौता, संधि, मसौदा या किसी और चीज पर उन्होंने पूछा तो इसमें सुप्रीम कोर्ट को फिर बाध्यकारी हो जाता है अपनी राय देना। लेकिन किसी सार्वजनिक महत्व वाले मसले पर वो बोलेगा भाई जब अभी हम नहीं दे सकते, हाँ एक स्थिति में देंगे जब आप उसको इम्प्लीमेंट कराएं, नहीं तो उससे पहले हम कोई राय नहीं देंगे। ठीक, तो पहले वाले केस में तो वो दे भी सकता है और मना भी कर सकता है, लेकिन दूसरे में तो उसको देनी पड़ेगी। ठीक, चलिए पांचवा जो है वो है अभिलेख न्यायालय, जिसको आप बोलते हो रिकॉर्ड न्यायालय। आर्टिकल 129 में इसका जिक्र है, रिकॉर्ड न्यायालय यानी कि रिकॉर्ड कोर्ट यानी कि अभिलेख न्यायालय। रिकॉर्ड कोर्ट या अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या होता है कि अभिलेख मतलब क्या होता है, किसी चीज को संजो के रखना, रिकॉर्ड के रूप में रखना। तो सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड न्यायालय के रूप में कैसे आता है? देखिए सुप्रीम कोर्ट के जो भी डिसीजन होते हैं वो उसकी लोअर कोर्ट्स के लिए एक नजीर के रूप में काम करते हैं। इसके रूप में काम करते हैं, एक नजीर के रूप में। सुप्रीम कोर्ट के ही जो डिसीजंस होते हैं वो हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पढ़े जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के उलट कभी कोई फैसला ये हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स नहीं दे सकते, ठीक नहीं देते। तो जो लॉयर्स होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट और के ही जो है जजेस के जजमेंट को पढ़ते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये जजमेंट दिया था, तो इस प्रकार से इस केस को लड़ा जाएगा तो उसमें भी यही जजमेंट आएगा। ठीक, तो इसको बोला जाता है अभिलेख न्यायालय। यानी जो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है वो उसकी लोअर कोर्ट्स के लिए, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए एक रिकॉर्ड के रूप में होते हैं, अभिलेख के रूप में होते हैं, एक नजीर के रूप में होते हैं। वो उन्हीं को आधार बना के अपने जजमेंट को देते हैं। कोई भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के उलट नहीं हो सकता। तो इस भूमिका में वो रिकॉर्ड न्यायालय के रूप में होता है। और जो उसकी लास्ट भूमिका है सुप्रीम कोर्ट की वो होती है न्यायिक समीक्षा की शक्ति, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। न्यायिक समीक्षा की शक्ति, ठीक, न्यायिक समीक्षा की शक्ति, जुडिशियल रिव्यू। ये क्या है भाई? देखिए संविधान का प्रोटेक्टर बोला गया है सुप्रीम कोर्ट को। तो उच्चतम न्यायालय में जो है जुडिशियल रिव्यू की शक्ति नहीं था। जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट हम लोगों ने साउथ अफ्रीका से लिया था। इसमें होता क्या है, केंद्र और राज्य अगर कोई दोनों सरकारें
किसी स्तर पर कोई लेजिस्लेटिव या कार्यकारी आदेशों के इनकी संवैधानिकता की जांच की जाती है। यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार कोई भी अगर ऐसा अपना लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव जो है ऑर्डर देती हैं और अगर कहीं वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा होगा तो सुप्रीम कोर्ट उनके उन ऑर्डर्स की वो रिव्यू कर सकता है, वो ऑर्डर्स की समीक्षा कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मानिए आरक्षण का एक मुद्दा है, ठीक, अक्सर क्या होता है, भाई सरकारों को चुनाव लड़ना है, जो पार्टीज होती है वो चुनाव लड़ती हैं, लोकतंत्र संख्या का खेल है। संख्या कैसे प्राप्त होगी? जब अधिक से अधिक सीटें आप जीतेंगे। सीटें कैसे जीतेंगे? जब अधिक से अधिक लोग आपको वोट देंगे। तो वोट के लिए कभी कभी सरकारों को कुछ अन्य चीजों को भी मानना पड़ जाता है। अक्सर आप देखिए प्रेशर ग्रुप्स काम करते हैं और सरकारें जो है अक्सर कभी किसी को जो चीज तर्कसंगत नहीं होती वो भी कभी कभार कह जाते हैं ताकि वो पक्ष नाराज ना हो। और फिर कोई दूसरा पक्ष अगर वो संविधान का अतिक्रमण हो रहा था तो कोर्ट पहुंच जाता है और बोलता है भाई फला आपने आरक्षण की सीमा 50% है, तो क्या किसी वर्ग को 50% की आरक्षण सीमा क्रॉस करके भी दिया जा सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट कहता है तो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के बाहर है, इसको कैंसिल करो। सरकार भी कहती है भाई सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, अब हम क्या करें, ठीक। या फिर अभी फॉर एग्जाम्पल देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया उत्तर प्रदेश सरकार को, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने देखे भी बोला कि क्यों ना चुनाव आयोग के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज करा दिया जाए, क्योंकि बंगाल में जो चुनाव हुआ उसके बाद माना गया कोरोना काफी फैला, ठीक, तो क्यों ना चुनाव के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज करा दिया जाए, ठीक। या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को बोला कि आप जो है उसको लॉकडाउन को लगाएं, ठीक। तो चूंकि लेकिन ये मान लिया जाता कि फिर अतिक्रमण हो रहा है संवैधानिक सीमा का, तो कोर्ट ने सरकार ने बोला ये हमारा काम है, आप हमें मत बताएं। उन्होंने बोला नहीं, आपको हम अभी आपको सिर्फ सलाह दे रहे हैं कि आप इसको सुनिए, आप इसको करिए। उन्होंने ऑर्डर नहीं दिया था, उन्होंने आदेश दिया था, सलाह दी थी कि भाई आपको लॉकडाउन कर देना चाहिए, इस समय क्राइसिस बहुत ज्यादा है। सरकार ने बोला हमें जब उचित लगेगा तो हम करेंगे, ठीक। तो अगर कोई सरकारें कोई ऐसा लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर देती हैं जो किसी के संवैधानिक आदेशों का वायलेशन कर रहा हो, तो ऐसी परिस्थिति में जो न्यायपालिका है वो यानी सुप्रीम कोर्ट जो है वो उनके जजमेंट्स को या उन कानूनों की समीक्षा कर सकती है कि क्या वह संविधान के दायरे में है या नहीं। इसी को बोलते हैं न्यायिक समीक्षा की शक्ति। तो ये रोल है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक, ये रोल है सुप्रीम कोर्ट, ठीक। तो सुप्रीम कोर्ट को आज हमने विस्तृत रूप में समझा कि इसके रोल क्या है, कैसे वो प्राइमरी अपीलेट के रूप में है, कैसे वो अपील की सर्वोच्च अदालत है, कैसे वो न्यायाधीश क्षेत्राधिकार है उसके, क्या कब वो एडवाइजरी बॉडी में होती है, कब वो रिकॉर्ड कोर्ट के रूप में होती है, कब वो न्यायिक समीक्षा की शक्ति के रूप में होती है। तो इनके सारे रोल, पावर्स और क्षेत्राधिकार को हमने देखा और समझा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में जजेस कैसे अपॉइंट होते हैं, कैसे उनका टर्मिनेशन होता है, क्या इनका इम्पीचमेंट का प्रोसेस होता है, कैसे स्टार्ट हुआ, सारा देखा। कल अपनी यानी कि नेक्स्ट क्लास में हम हाई कोर्ट और जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उन सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आज की क्लास में आपको सुप्रीम कोर्ट को और इंडियन जुडिशरी सिस्टम को समझने में आसानी हुई होगी और मैं आप तक अपनी बात को आसानी से या सक्षम तरीके से या सरल तरीके से पहुंचा सका हूँ, ठीक। और तो आज के लिए थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू एवरीवन। सो गुड डे।